हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे हैं। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आज हम करेंगे सोशल साइंस के प्रश्न। मैंने आपको पहला चैप्टर का एमसीक्यूज करवाया था। एमसीक्यूज के मतलब जो है बहुविकल्पी थे, उनके बाद के जो हथेली लघुत्री थे वो मैंने बोला था कि आपको करवाऊंगी, तो वो मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। और चैप्टर 1 में आपकी बुक में जितना मतलब दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पूरा क्वेश्चन है, पूरा करवा दे रही हूँ। और सभी चैप्टर का आपको करवा दूंगी। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर इतना क्वेश्चन दिया गया, अगर इतना भी आप तैयार कर ले रहे हो, चीज़ें आप कर ले रहे हो, तो इट्स ओके, बढ़िया हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, सब कर ले जाएंगे। ठीक है, पेपर बस अच्छा आ जाए, आप सभी बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस से। पहली बार जितने भी फ्रेंड्स आए हैं, आप एग्जाम टाइम में जितने आने वाले हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। आप बिल्कुल नहीं भूलिए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण लग रही है कि हाँ आ सकती हैं, आ रही हैं, उनको हम ज़रूर करवा देंगे। 15 मिनट की यह क्लास होगी, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल होगी, ज़रूर देखिएगा। आप सभी को टेलीग्राम पर कल मैंने मैथ के कई सारे क्वेश्चन भिजवाए थे और आपको मैथ का फॉर्मूला भिजवाया था। आप टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप रिवीजन करोगे, 1-2 दिन में देखोगे बार बार, या चाहोगे मिल जाए, तो वो चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। तो उसके लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी ठाकुर की बुक से है, ध्यान रखिएगा। ये अति लघुत्री यहाँ पर है और लघुत्री यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, फिर आंसर्स भी हम फटाफट देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है, मौर्य के विषय में जानने के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो जो मौर्यन साम्राज्य आया था, मौर्यन एम्पायर था, उनके बारे में जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं, आपने देखा है कि मेगास्थनीज की बुक है, इंडिका है, और आर्यभट्ट ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, और अशोक के बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उन साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, उन सारे स्रोतों से हमें इनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या है। तो ये तीर्थ, जो तीर्थ का मतलब यहाँ पे किसी तीर्थ स्थल से नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी तीर्थ स्थल, यहाँ पर जो अधिकारी होते थे इन लोगों के यहाँ, जो कोषाध्यक्ष वगैरह होते थे, उन लोगों के नाम इनके अंतर्गत, ये 5-6 हैं, तो उनके नाम इनके अंदर वो तीर्थ हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मौर्य प्रशासन भी इसीलिए आगे लिखा हुआ है, ना कि मौर्य साम्राज्य समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो गलत मत करिएगा, वरना तीर्थ से वो घूमने मतलब यात्रा की चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, जनगणना समिति का क्या कार्य होता है। तो जनगणना समिति जो होती है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, डेथ रेट और जो है बर्थ रेट वगैरह क्या है, कितना है, रिपोर्ट देती है। पूरा एक विवरण देख के पूरा देखती है, रिपोर्ट देती है। अशोक के धम्म की कोई एक विशेषताएं बताइए। तो इनकी विशेषताएं कोई भी लिख दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, इनके जो आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन जैसे अशोक के धम्म की कोई विशेषता है, तो आपने अशोक के धम्म में क्या देखा कि वो फिर अहिंसा के रास्ते पे चले गए थे, लोगों में प्रेम, भाईचारा, एकता, ऐसी भावनाओं को लाने का प्रयास कर रहे थे, मारकाट की चीज़ों को मना कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उसे बनाकर लिख दिए, अच्छे काम करिए। ठीक है, जो पापहीनता के काम हैं उन सबको दूर करने की बात कह रहे थे। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें थी, उनके हिसाब से लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। तो एक विशेषता लिखनी है तो कोई 2 लाइन की लिख दीजिए। वैसे भी आपको पता है कि 1 नंबर में ही आना, इससे ज़्यादा आना नहीं है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक आर्यभट्ट है, ये सबको मालूम है, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, बहुविकल्प भी आपको। तो देखिए, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मैंने आपको कहा था कि आप लोग समझते हुए चलिए, लिखना अपने आप खुद होगा आपको, और ऐसे ही सब बनाकर लिख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त होता है, ये आपके मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी में आता है, ये भी बहुविकल्पी में आता है, 2 हो गया। उसके बाद समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता का नाम यहाँ पर आपको, ये भी मैंने आपको मैराथन क्लास मैंने दी थी। मैं अभी आपके लिए कुछ और सोच रही हूँ, बस मैं पहले नहीं कहूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी हो नहीं पाती, दिक्कत होती है। मैं कुछ और सोच रही हूँ जहाँ पर आपको एक फुल्ली डिटेल में दूंगी। ठीक है, मैं बस देखती हूँ जितना पॉसिबल हो पाएगा कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको ये इनके बारे में है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, गुप्त काल के 2 साहित्य वैज्ञानिकों के नाम, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम। 2-2 नाम आपको याद करना है, ये जो नेम आपको याद करना है, ये एमसीक्यू आएगा, ये बहुविकल्पी आएगा, ये बहुविकल्पी आएगा, ये बहुविकल्पी आएगा, ये सारे के सारे बहुविकल्पी आ सकते हैं। तो आप अधि लघुत्री पढ़ेंगे, बहुविकल्पी में भी कर ले जाएंगे। फिर गुप्त वंश के पतन के कोई 2 कारण लिखिए। ये गुप्त वंश का पतन लिख दिए, मौर्य वंश के पतन का कारण लिख लीजिए। दोनों के 2-2 3-3 कारण पूछे जाते हैं।
उसके बाद पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन थे। बाणभट्ट कौन था? हर्ष के समय किन्हीं दो विद्वानों के नाम, किन्हीं दो कवियों के नाम, वैदों के नाम, इन सब के दो दो तीन तीन नाम आपको पूछे जा रहे हैं। तो हर वंश का दो दो एक दो देख लिए, सभी का नहीं आएगा। ये पहला वाला जो चैप्टर है यही ज़्यादा प्रश्न लेकर आता है इन कंपेरिजन टू अदर चैप्टर। पहले वाले चैप्टर में ही चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ध्यान से समझ लीजिए बात को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, मौर्य वंश के पतन का मुख्य, ये देखिए अभी मैं ऊपर बोल रही थी, यहाँ पे मिल गया। कुछ नहीं है, आराम से, उनका राजा नहीं अच्छा था, एकता नहीं थी, फूट पड़ रही थी, बाहर से आक्रमण हो रहे थे विदेशी लोगों के, तो बस न्यू ढीली हो गई, लोगों ने आक्रमण कर दिया। अब इसमें क्या 10 बार पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है। जब हम पढ़ते हैं तो देख लेते हैं, उसके बाद अपने आप से लिखते हैं। हर्षकालीन इतिहास की जानकारी, अलग अलग लोग आए थे, हेनत्यांग आया था, उनके बारे में लिख कर गया है। हेनत्यांग के और बहुत सारी यात्रा वृत्तांत है, चीनी यात्री आए थे, बहुत सारे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, उनसे हम पढ़ लेते हैं, हमको जानकारी हो जाती है। और यही चीज़ हम सब में करते हैं, तो वेरी कॉमन है, ठीक है। बात समझ में आई? स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ कि कैसे काम करके अपने आंसर्स को आप सब में कितनी चीज़ों को कॉपी करके कहाँ कहाँ लिख सकते हो, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो नगर समितियाँ थी उनके बारे में आप क्या समझते हैं? ठीक है, अच्छी थी, व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है आपको। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय शासन की विशेषताओं का उल्लेख करिए कि जो विशेषताएं थी वो कैसी थी? प्रजा का पालन, प्रजा की बातों का पालन होता था, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या, मतलब जो राजा थे वो प्रजा के लिए क्या क्या नया करते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में। अशोक के धम्म की बातें लिख दीजिए, तो अशोक के धम्म में क्या क्या अच्छी बातें लिखी थी, क्या मेन लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। ये 2 नंबर के, इसलिए थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े आंसर्स भी लिखने होंगे। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में अगस्त्यनीस ने क्या लिखा है? जितने भी लोग घूमने आए थे अच्छा बुरा सब लिखे थे, तो थोड़ी अच्छी बात है जो मौर्य साम्राज्य की है वो लिख दो, थोड़ी बुरी बातें जो है वो लिख दो, ठीक है। अब कौन देखने चाह रहा है कि अगस्त्यनीस ने क्या लिखा था? बस जो फेमस होगी वही लिख देना। समझ में आई बात? अब जिसको समझना है वो इनडायरेक्टली समझ जाएगा कि कैसे क्या करते हैं एक्चुअल में। नेक्स्ट आइए, 7वां है पतन के कारण। देखिए पतन के कारण को फिर से पूछ लिया, लिख दीजिए। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के जीवन में क्या बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था? सब कुछ एकदम पलट गया, राजा से वो अलग हो गए थे, राजा से वो साधु हो गए थे, एक प्रकार से कह सकते हैं। उनको अब सब कुछ वही जो है भगवान की आस्था में लीन थे, और चीज़ें हो गई थी, अहिंसा के रास्ते पर चल चुके थे, लोगों को भी समझा रहे थे, उनको जो मारकाट था वो सब छोड़ दिए, त्याग दिए, यही सारी बातें हैं, बनाकर लिख देनी है। नेक्स्ट आइए, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? ठीक, ये अच्छा राजा था, लड़ाई झगड़ा खूब बढ़िया बढ़िया किया था, हर जगह जीत कर आया था, तो इसीलिए इसको भारत नेपोलियन ने, और अलग अलग लोगों ने इसको उपाधि दे दी थी, और भी उपाधियों से नवाजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन साहित्य की प्रगति का विवरण। गुप्त काल में जो स्वर्ण काल कहा जाता है, तो उनके यहाँ जो साहित्यिक स्रोत थे उनमें काफ़ी अच्छी बातें हैं जो सिंपल सिंपल आपको लिख देनी है। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बताइए। तो जब जब एक बात देखो, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये पतन का कारण अति लघुत्तरी में पूछा गया था, लघुत्तरी में भी आ रहा है। ये तो बुक है, आपके आंसर में नहीं आएगा, ठीक, पेपर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन दो नहीं आएगा। तो ये जब अगर लघुत्तरी में पूछे तो 4 कारण लिखना। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। देखो भाई, बड़ा लिखोगे, भर के लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, साफ सुथरा लिखोगे, ठीक है। वहाँ पे एग्जामिनर पढ़े बेकार मूड से मुझे लगता है आते हैं कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको कम से कम 4 से 5 रीज़न लिखोगे तब वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा। अगर 2 लिख के एक ही लिख के चले जाओगे तो नंबर आप फिर वो आधा का तिया भी नहीं देते हैं। और अगर यही चीज़ आप 2 नंबर वाले में लिखोगे, मतलब 1 नंबर वाले पेपर में लिख रहे हो, अति लघुत्तरी में लिख रहे हो, तो कम से कम 2 से 3 ज़रूर लिख दो। साफ साफ दूर दूर लिखो, कॉपी भी फिल होनी चाहिए, साफ साफ राइटिंग होनी चाहिए, और मुद्दा भी सही होना चाहिए, ठीक। समुद्रगुप्त के द्वारा जो है दक्षिण पथ में किन्हीं 4 राजाओं और उनके जो है जीतने के वो बताने हैं आपको, राजाओं के का उल्लेख बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा जीते वगैरह थे, मतलब दक्षिण के एरिया में जहाँ पर जीत कर आए तो उनके राज्य की जो बाउंड्री है वो, और राजा के नाम, तो ये आपको लिखना है। लेकिन ये इतना नहीं पूछेगा, ये पूछा भी नहीं गया है। हूणों के भारतीय आक्रमण और उसके प्रभाव का वर्णन दीजिए, ठीक है। हर्ष के प्रशासन का संक्षिप्त वर्णन। प्रशासन बहुत अच्छा था, राजा बहुत अच्छा था, प्रजा की बातों को मानता था, प्रजा के लिए बहुत सारी देखभाल और बहुत सारी चीज़ प्रदान करने का काम करता था, अलग अलग चीज़ों के कर वगैरह नहीं था, ऐसी चीज़ें बनाकर लिख दीजिए, क्या करना है। प्रयाग की महामोक्ष परिषद का उल्लेख करिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हर्ष के साहित्य अनुराग के बारे में आप क्या जानते हैं, और हेनत्यांग ने हर्ष के बारे में क्या जानकारी दी थी? हेनत्यांग भी अच्छा अच्छा लिखे था, हर्षवर्धन अच्छे थे, ये था वो था। तो ये पेपर का पूरा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया गया, इसमें से जो रिपीट ज़्यादा हुआ है वो बताती हूँ। ये रिपीट है, ये आर है, रिपीट है, ये रिपीट है, ठीक, ये रिपीट है, ये अशोक के धम्म वाला, ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये सब पेपर में आया है।
ये भी पेपर में आ चुका है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सारा रिपीट है। उसके बाद ये रिपीट है, ये एमसीक्यू में है, ये रिपीट है, ये सारे अतिलघुत्तरी सारे अच्छे हैं। 13 के 13 अतिलघुत्तरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 के 13 अतिलघुत्तरी टॉप क्वालिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 100% रिपीट हुए हैं, अलग अलग सालों में रिपीट हुए हैं। इस बार भी इसमें से 13 में से कोई 1 से 2 3 तो बन ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फटाफट मैं आंसर दिखाती हूँ। पहला देखिए, साहित्यकार जो पूछा जा रहा था कि मौर्य के विषय में जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो हमें उनके बारे में साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें भर भर के सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और हम उनको वहाँ से पढ़ लेते हैं। विशाखा दत्त का है, मुद्राक्षर विशाखा दत्त की है, वहाँ से खूब पढ़ लेते हैं। मेगास्थनीज की लिखी हुई बुक इंडिका है, वहाँ से भी हमें खूब जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य और पुराण वगैरह भी उसमें हमको इनके बारे में मिलता है। एक बात, ये क्वेश्चन का आंसर तो है, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इनके रचयिता और इनकी किताब बहुविकल्पी बना लेगा, इसलिए आप अपना दिमाग चला कर रखिए। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की। मुद्रा राक्षस बताएगा, विशाखा दत्त को पूछेगा, विशाखा दत्त को बताएगा, मुद्रा राक्षस पूछेगा। क्वेश्चंस को रिवर्सिबल पूछता है, कभी ये तो कभी ये, कभी वो तो कभी वो। तो थोड़ा इस तरीके से रचयिता के नाम और उनकी किताबों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद पूछा जा रहा है जो तीर्थ थे वो कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख तीर्थों में मंत्री थे, पुरोहित थे, सेनापति थे, समाहर्ता और सन्निधाता थे। सन्निधाता जो होते थे वो कोषाध्यक्ष होते थे, जो भी खजाने की चीज़ें थे उनको देख रेख करना और काम करना, कैसे करना है, क्या करना है, किसको देना है, नहीं देना, ये सारी चीज़ें वो संभालते थे। ठीक है, जिम्मेदारियाँ होती थी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन था जनगणना समिति क्या करती है? तो किसी देश या किसी भी क्षेत्र के लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करने और उसे रिकॉर्ड करने का काम करती है। कितने लोग हैं, क्या है, जन्म रेट वगैरह भी ध्यान में, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब का भी लेखा जोखा उनके पास शॉर्ट टर्म में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन था अशोक के धर्म की विशेषता बतानी थी। अशोक ने धर्म विजय का पालन करने पर बल दिया। धर्म विजय, ध्यान रखना, धर्म की विजय पर करने का पालन दिया, जोर दिया। धर्म विजय में दया आती है, परोपकार, त्याग आदि से प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धर्म विजय हो तो आप त्याग करिए। ठीक है, आप दया करिए, लोगों का भला करिए और भाईचारा निभाइए। अशोक ने धर्म विजय के लिए अधिक से अधिक भलाई करने पर बल दिया कि आप चाहते हैं कि आपकी धर्म विजय हो, आप हर जगह सरोबरी रहें, इज्जत पाएँ, काम हो, तो आप जो है भला करिए, लोगों की मदद करिए। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद फिर आपका वो अर्थशास्त्र वाला, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आपका ये जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आपका था कि इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता का नाम, तो ध्यान रखिएगा हरिशेर था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। अर्थशास्त्र आर्यभट्ट का है, वो आपको पता है भाई, कौटिल्य बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आर्यभट्ट मैंने बता दिया है ना, अरे सॉरी, देखिए दिमाग में आर्यभट्ट बैठा है, वो कौटिल्य का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नहीं, सही तो है यार, सही तो है। चलो नेक्स्ट क्या था आप लोगों का? आप लोग के चीज़ें इतनी सारी पीडीएफ है ना, तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं कभी कभी। आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आर्यभट्ट, वाराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, दो पूछा था मैंने, तीन एक ज़्यादा भी ले लिया है कि ठीक है। उसके बाद पूछा गया था गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम। ये इनका किसका है? ये वैज्ञानिक है और साहित्यकार में विशाखा दत्त और शूद्रक आएंगे। और भी लोग हैं, भट्टी वगैरह का भी नाम है, वो चाहो तो वो भी लिख सकते, कोई गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उत्तराधिकार। फिर ये आपका 10th क्वेश्चन था, गुप्त वंश के पतन का दो कारण बताइए। तो उत्तराधिकारियों में योग्यता की कमी हो गई थी, हूणों की तरह आक्रमण भी हो गया था, इसलिए जो है वो गुप्त वंश पतन के रास्ते पे चला गया था। ठीक है, मेरे पास बुक है, मैंने अभी बुक खोल के रखी, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि कौन सा आंसर का है, इतना मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पुष्यभूति वंश का प्रभावशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर हर्षवर्धन था। नेक्स्ट उसके बाद आपसे पूछा गया है कि बाणभट्ट कौन थे? तो बाणभट्ट जो थे वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार कवि थे। वो हर्षवर्धन के मतलब जब वो टाइम ड्यूरेशन था तब वहाँ पर स्थानित कवि रहे उनके पाठ राजकाल में, और तभी वो मतलब थे, उनका नाम हुआ, चीज़ें हुई हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर 13वां प्रश्न है, हर्ष के समय किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। जब हर्षवर्धन थे तो कोई दो विद्वान थे, एक बाणभट्ट थे, एक मयूर भट्ट थे। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसमें 13 प्रश्न था, 13 करवा दिया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बारी यहाँ से नंबर 1 क्वेश्चन की, जो इसलिए नंबर 1 मार्किंग दी है, 2 नंबर वाला है ये। मैंने थोड़ा छोटा लिया, थोड़ा और बड़ा बड़ा भर के लिख लेना।
मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताया। तो अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी होने लगे थे। ठीक है, हिम्मत नहीं थी, लड़ने की क्षमता नहीं थी, तेज नहीं थे, कूटनीतिक नहीं थे, राजनीतिक नहीं थे जिस तरीके से होना चाहिए था। प्रशासन का अधिक केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा होने लगा था, लोग कब्जा भी करे और जो मंत्री और जो लोग और वगैरह हुआ करते थे वही उनके ऊपर हावी हो गए। गद्दी की लालच सबको होती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षकालीन इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत से हमें ढेर सारी बातें पता चलती है कि क्या क्या था उस समय। विदेशी विवरण लोगों का बहुत सारा हमने पढ़ रखा, पुरातात्विक स्रोत भी बहुत सारे हैं जिनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर समितियों के बारे में आप कहना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मौर्य शासन था, ठीक है, वहाँ पर जो समितियाँ थी वो 6 थी नगरीय समितियाँ। जहाँ पर पहली समिति जो थी वो शिल्प का निरीक्षण था, पूरा उद्योग और उन सब का देखभाल करना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें होती थी। सबके कंट्रोल का डिपार्टमेंट अलग अलग था। उसके बाद दूसरी जो थी वो विदेशी देख रेख देखती थी, क्या गया क्या आया, कितना लाना कितना नहीं आना, क्या भेजना क्या नहीं भेजना है। तीसरी जनगणना करती थी। इस तरीके से 3 और थी। फिलहाल ये प्रश्न जो है थोड़ा नया है, इतना नहीं पूछा गया। ये समिति से संख्या ही एक बार पूछी गई है, फिलहाल ये क्या 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 था ये नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें आंसर था तो मैंने कहा करा देते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा था कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय शासन की विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, केंद्रीय शासन की जो व्यवस्थाएं थी वो आपको वहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ये आंसर आपका 4th मैंने लिख दिया है, लेकिन आंसर आपका ये नहीं है। ये क्वेश्चन 5वां है कि अशोक के धम्म में क्या क्या बातें सम्मिलित थी। तो अशोक के धम्म में पापहीनता की बात खूब भर भर के थी, बहुकल्याण की बात थी, आत्मनिरीक्षण की बात थी, अहिंसा की, सत्य बोलने की बात पर जोर दिया गया, धर्म अनुशासन, धर्म कल्याण, दान, संयम, बुद्धि, सहिष्णुता, बड़ों का आदर, नैतिक आचरण, ये सारी चीज़ें, पशु पक्षियों पर, जानवरों पर दया, ठीक है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। तो ये अशोक के धम्म की बातें हैं जो आपको अपने तरीके से लिख देनी है। आप इस तरीके से थोड़ा आगे पीछे करके जोड़ के लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मैंने काफ़ी जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको काफ़ी कुछ बताया है। उसके बाद 7वां आपका मौर्य साम्राज्य का कारण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था, एक क्वेश्चन पूछा गया मेगास्थनीज ने क्या क्या चीज़ें बताई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसका यहाँ पर मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य शासन के दौरान भारत में बहुत समृद्धि थी। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था तो एक प्रकार से बहुत अच्छा सा समृद्ध था और लोगों का जीवन भी काफ़ी हैप्पीनेस के साथ था, सुखद था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की तारीफ करो तो वहाँ पर आप राजनीतिक चीज़ें बढ़िया देखोगे, समाज की नीतियों की प्रशंसा की गई है, धर्मों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब भी उस समय शामिल थे, कोई एक धर्म ही नहीं था। आगे बढ़िए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताना है। तो अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी होते थे। ये देखो मैंने इतना सारा लिया, क्यों? क्योंकि प्रश्न 2 नंबर का है। प्रशासन का अधिक केंद्रीकरण हो गया था, चेतना वगैरह का अभाव रहता था, आर्थिक सांस्कृतिक असमानताएं फैल रही थी पूरे राज्य में, प्रांतीय शासक का अत्याचार खुद ही बढ़ता जा रहा था, करों की अधिकता भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई सारी चीज़ें हैं जो बनाकर अपने आंसर को पूरा फिल करके 2 नंबर गेन कर सकते हैं। आगे बढ़िए। उसके बाद पूछा गया था कि कलिंग के युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जब कलिंग का युद्ध का बहुत ही भीषण रक्तपात हुआ था, अशोक ने देखा, और कह सकते हैं कि 15,000 व्यक्ति बंदी बनाए गए, कई लाख स्त्री पुरुष सब मर गए, बच्चे मरे, ठीक है, हाथी घोड़े जानवर गधे घोड़े सब मर गए। भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया, बहुत गहरी छाप पड़ी, उनको बहुत बुरा लगा, पछतावा, और उन्होंने सब कुछ त्याग करके अहिंसा का व्रत धारण कर लिया और उसी रास्ते पे वो चले गए। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट एक पूछा गया था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, वो अपने शासन काल में उन्होंने बहुत सारे राज्य में अपनी विशाल सेना की मदद से बहुत सारे युद्ध को जीत लिया था, और इन्हें वो बीओ स्मिथ ने ये उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये किसने दी थी? ये बीओ स्मिथ ने दी थी। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है, तो यही मैंने पहले भी आपको बताया था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि गुप्त काल की जो साहित्यिक प्रगति है उनका विवरण, ये सारी बातें हैं। तो गुप्त काल सांस्कृतिक विकास में भारत को स्वर्ण काल के रूप में हम जानते हैं। जी हाँ, इसे सर्वोच्च और उत्कृष्ट समय में से एक माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि उस समय काफ़ी बढ़िया था ये। आप कह सकते हो कि राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण भी किया और बहुत सारी विद्वानों कवियों की मदद से सब कुछ को बढ़िया तरीके से बनाया। आर्ट वगैरह भी काफ़ी बढ़िया हुई, मंदिर वगैरह बहुत अच्छे बने, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई हुई थी जो कई सालों से होती हुई नहीं आ रही थी, इसीलिए बहुत फेमस हुआ था।
आगे बढ़िए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था समुद्रगुप्त के बारे में, जहाँ पर आपसे ये नहीं, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का, क्योंकि गुप्त देखो यहाँ पर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को पतन का कारण पूछ रहा था, जैसे गुप्त वंश का भी पूछा गया है। इन दोनों के बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर है। तो इनका भी अधिकारी कमजोर साबित हो गया था, हुनों ने आक्रमण कर दिया था, मुकाबला नहीं कर पाए थे। मालवा के शासक ने गुप्तों की सत्ता को चुनौती दे रखी थी, लगभग पूरे उत्तर भारत में विजय के लक्ष्यों को देख रहे थे, लेकिन गुप्त हारते जा रहे थे। सामंतों का उदय हो गया था और गुप्त बेचारे कमजोर हो गए, तो इस वजह से वो हारते चले गए थे और बाहर के लोगों का आक्रमण बहुत भारी हो गया था इनके ऊपर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण के किन्हीं 4 राजाओं और उनके राजाओं के नाम बताने हैं। तो ये कहते हैं कि दक्षिण के शासक की संख्या 12 थी लगभग। पराजित होने के बाद उन्होंने समुद्र के सामने आत्मसमर्पण भी कर सरेंडर भी हो गए थे। तब उन्होंने फिर से शासन करने की अनुमति भी बाद में मिली थी, बहुत संधि बंदी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि हर्ष के बारे में, आपको हर्ष का प्रशासन जो था उनके बारे में बताना है। तो हर्ष एक बहुत अच्छे राजा थे, ठीक है, एक कुशल प्रशासक थे। उनकी शासन व्यवस्था काफ़ी बढ़िया थी, राजतंत्रात्मक तरीके से सब कुछ चलता था। राजा को महाराधिराज, चक्रवर्ती और परमेश्वर जैसी महान महान अच्छी अच्छी उपाधियाँ मिली थी, अवार्ड मिले थे। जो आज अवार्ड है उसमें उपाधियाँ हो गए। शासन सम्राट शासन व्यवस्था और प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ये सारी चीज़ें उनमें काफ़ी बढ़िया तरीके से थी। तो ये सब कुछ है उनके बारे में, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। आपसे हेनसेंग के बारे में भी कहा गया था ना, हेनसेंग ने क्या बताया, तो यही सारी बातें उस पर लिख दिएगा। हेनसेंग ने तो बताया, मैं और आप गए थोड़ी थे वहाँ पर। नेक्स्ट आइए, हर्षवर्धन एक प्रजापालक के रूप में एक अच्छे शासक थे। उन्होंने राज्यों पर बहुत सारा काम किया था, राज्यों पर विजय भी प्राप्त की थी, ठीक है। हर्ष की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद हर्षवर्धन ने साम्राज्य की व्यवस्था को देखा, प्रांत, जिले, ग्राम को सबको बांटा, सबके लिए व्यवस्थाएं अलग की, सबको जो है जो भी चीज़ें थी उनको देने का भी प्रयास अच्छे तरीके से किया था। उसके बाद आप देख सकते हो, एक महामोक्ष परिषद का प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो हर्षवर्धन ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद के नाम से एक सम्मेलन आयोजन किया था, जो कि हर 5 साल के बाद मतलब एक बार होता था। हेनसेंग को इस परिषद में आमंत्रित भी किया गया था, इसीलिए हेनसेंग ने अपनी विवरण की जो किताब लिखी थी उसमें इसका जिक्र किया था। वहीं से ये बात फैल गई। परिषद में 75 दिनों तक चलती थी। वहाँ पर धर्म सभी धर्म के लोग आते थे, गरीबों को दान दिया जाता था, खाना खिलाया जाता था, और शिव और सूर्य के साथ जो है बहुत सारी मूर्तियों का जुलूस वगैरह निकलता था, पूजा याचना यही सारा काम हुआ करता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, खूब बढ़िया तरीके से आपको बताया। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिखने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा है अब न लिखिए, अब न परेशान होइए, ये टेलीग्राम पर आप लोगों को दे दिया जाएगा। ऐसा जितना भी होगा सब मिल जाएगा। उम्मीद है कि क्लास काफ़ी अच्छी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ देखा और बहुत सिंपल तरीके से आपका एक चैप्टर मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। अब इसको बार बार मत पढ़िएगा। जो चीज़ एक बार रिवीजन कर लें, तो एक चैप्टर एक बार पढ़ ले रहे हैं, उनको बार बार मत पढ़िए, वरना उसी में उलझते रह जाएंगे और आएगा एक भी नहीं। जो पढ़ लिया हाँ ठीक है, जितना पढ़ लिया बहुत है, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्लास पसंद आई है, अगर आज की लगा है यहाँ के जेन्युइन तरीके से सीख लिया कुछ ना कि आप कर लेंगे इस चैप्टर का, तो बढ़िया है। लाइक करते जाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताइए कि क्लास कैसी लगी। बाकी की जो क्लासेस है समय के साथ मिलेंगे आपको, टाइम से टाइम पर आइएगा, देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।